Hello everyone, in this video I will explain Order 7 Rule 11, that is rejection of plaint under Civil Procedure Code. It is most important for PT. जो भी लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ऑलरेडी हैं, दे ऑल नो दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11. जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि ऑर्डर 7 के इस रूल को आप लोग क्लॉज F तक आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि पीटी में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इसको पढ़ने का क्या तरीका है, मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए आपको कितनी क्लैरिटी होना चाहिए ऑर्डर 7 रूल 11 पे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर 7 रूल 11 उस सिचुएशन की बात करता है जिनमें की कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है. क्लॉज A to F वो सिचुएशंस बताई हैं जहां पर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है. फर्स्ट इज इफ द प्लेंट इज इंस्टीट्यूटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द प्लीडिंग्स cause of action is not disclosed. Clause A, that is the non-disclosure of cause of action. देखिए, सिविल सूट का स्टार्टिंग प्लेंट इंस्टीट्यूट करने से होता है. जो वादी होता है, जो वाद पत्र न्यायालय में दायर करता है, उसमें जो प्लीडिंग्स होती हैं, जो भी उसके कथन होंगे, द कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी क्लियर. मतलब क्या उसका राइट था, वो राइट कैसे वायलेट हुआ, वो क्या रेमेडी चाहता है, ऑल द थिंग्स मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन द प्लीडिंग्स. जब आप ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि प्लेंट में प्लीडिंग्स स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसमें कॉज ऑफ एक्शन भी साफ साफ लिखा होना चाहिए. इट मस्ट बी प्राइमा फेसाई इन द प्लीडिंग इटसेल्फ. दैट कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी मैनिफेस्ट इन द प्लीडिंग्स इटसेल्फ. क्योंकि जब कॉज ऑफ एक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, आपका क्या राइट था, कौन सा राइट आपका वॉयलेट हो गया, ये उस प्लीडिंग में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए. देन ओनली कोर्ट विल फ्रेम इशू एंड विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. तो क्लॉज ए कहता है इफ कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द प्लेंट देन कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेंट. अब देखिए, एक छोटी सी चीज है बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू. What is the difference between non-disclosure of cause of action and non-proving of cause of action? There is a difference. Non-disclosure means कि उसकी प्लेंट में डिस्क्लोज नहीं हो रहा है. जो प्लेंट में उसने फैक्ट्स लिखे हैं उससे पता नहीं चल रहा है कि what is the cause of action, क्या राइट, कौन सा राइट उसका वायलेट हुआ है जो उसको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ा. What he want from the defendant, कुछ क्लियर नहीं है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. एक सिचुएशन होती है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन तो डिस्क्लोज है लेकिन प्लेंटिफ डज नॉट प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. प्रूविंग और डिस्प्रूविंग इज डिफरेंट थिंग. प्रूविंग की सिचुएशन तब आएगी जब आपका डिस्क्लोज हो रहा है प्लेंट में, लेकिन प्लेंटिफ को पूरा टाइम दिया गया. Even after producing all the required document and all the witnesses, जिन जिन डॉक्यूमेंट पर वो रिलाय कर रहा था, जिन जिन विटनेसेस को वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहता था, उसने किया, कोर्ट ने सुना. Even then that cause of action has not been proved before the court. Then court shall dismiss the suit. अब देखिए, आपको दो चीज समझनी है. हमारा ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लॉज ये कहता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. मतलब कि आपकी प्लेंट से क्लॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ही नहीं हो पाया. प्रूविंग तो बात की चीज है. अगर ये सिचुएशन है देन कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेंट इटसेल्फ. स्टार्टिंग में ही आपकी प्लेंट रिजेक्ट होगी. अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि क्या ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वेदर दैट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज on the technical ground or on the merits. It is on the technical ground. That rejection of plaint, it is
ऑन द टेक्निकल ग्राउंड, ये एक टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ है। कोर्ट ने केस की मेरिट्स को एग्जामिन नहीं किया है। कोर्ट ने ना तो विटनेसेस बुलाए, कोर्ट ने ना आपसे एविडेंसेस मांगे, रादर कोर्ट ने आपकी प्लेंट को एग्जामिन किया और आपकी प्लेंट में ही कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं था, तो ये एक टेक्निकल ग्राउंड पर प्लेंट रिजेक्ट हुई है। सो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई इफ ही वांट टू इंस्टीट्यूट अ सब्सिक्वेंट सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। हो सकता है इस बार कॉज ऑफ एक्शन प्रूव नहीं हुआ, बट अगर वो दोबारा सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वेदर ही कैन, यस। ये आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बाद प्लेंटिव दोबारा से उसी कॉज ऑफ एक्शन पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? यस ही कैन, बिकॉज दैट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ओनली ऑन द टेक्निकल ग्राउंड, इट इज नॉट डिसाइडेड, इट इज नॉट हर्ड एंड डिसाइडेड एंड एडजुडिकेटेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट बिकॉज इट इज नॉट ऑन द मेरिट। ठीक है, जबकि जब नॉन प्रूविंग होती है वो मेरिट्स के बेसिस पे होती है, एविडेंसेस को देखने के बाद होती है, तो उस सिचुएशन में रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है और दोबारा आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हुआ। सेकेंड क्लॉज, अ प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ सूट। अगर कोई सूट है, आपने जो प्लेंट इंस्टीट्यूट किया है उससे ये अपेयर होता है, कोर्ट को लगता है कि ये सूट प्रॉपरली वैल्यूड नहीं किया गया है, मतलब 10 लाख की वैल्यू है, आपने 4 लाख 5 लाख किया हुआ है इंटेंशनली, और कोर्ट ने आपको करेक्ट करने का टाइम भी दिया। जनरली कोर्ट विल गिव 7 days, जनरल रूटीन में कोर्ट ने अगर वो टाइम भी दिया, इवन प्लेंटिफ वो टाइम एक्सपायर हो गया, इवन दैट प्लेंटिफ, वो जो प्लेंटिफ था, वो जो वादी था, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, वो पीरियड एक्सपायर भी हो गया और उसने करेक्शन नहीं किया, देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। बट इसको आपको कैसे पढ़ना है मेंस के लिए देखिए और इंटरव्यू के लिए। अब सीपीसी में सेक्शन 148 इज देयर फॉर द इनलार्जमेंट ऑफ टाइम when any period is fixed by the court not by the CPC। इसको ध्यान रखिएगा, 148 तभी अप्लाई होता है जब कोई टाइम कोर्ट ने फिक्स किया हो, वो CPC में फिक्स ना हो। सेक्शन 148 कहता है when any period is fixed by the court, then under section 148 court is empowered to extend that period, but that power is completely discretionary. Plaintiff cannot claim for the extension of period under section 148 as a matter of right। मेरा कहने का मतलब है कि जो 7 दिन दिए ना कोर्ट ने कि ठीक है आपका सूट वैल्यू प्रॉपरली वैल्यूड नहीं है, आप 7 दिन में करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब वो 7 दिन बीत गए एंड इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज मस्ट बी देयर। ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ आराम से है और उसे जानबूझ के कोई सुधार नहीं किया, देन तो प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। बट इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज, 5वें दिन बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी सीवियर इंजरी, उसकी फैमिली में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके घर में आग लग जाती है, कोई ऐसा रीजनेबल कॉज जो कोर्ट को सेटिस्फाई करा दे प्लेंटिफ कि ड्यू टू दैट रीजनेबल कॉज मैंने ये करेक्शन विद इन टाइम नहीं कर पाया, सो आई वॉन्ट टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 148 फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कि मेरा टाइम बढ़ाया जाए। तो 148 में कोर्ट में अप्लाई इट्स ओन जुडिशियल माइंड एंड विल एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द रीजनेबल कॉज, कि क्या वाकई में ऐसा कारण था। इफ यस, देन कोर्ट में एक्सटेंड दैट पीरियड फॉर मैक्सिमम लिमिट इज फॉर 30 days। 7 दिन आपको वहां मिला, वहां पे आपने करेक्शन नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजनेबल कॉज and you proved it before the court, and if court is satisfied then further आपको extension 30 days का मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल एक सिचुएशन बता रही हूँ आप सभी को। अभी जब CAA का काफ़ी विरोध हो रहा था, आपने देखा होगा, मैंने देखा था न्यूज़ चैनल्स में, दिल्ली में काफ़ी प्लेसेस पे बहुत वायलेंस हुआ था, कुछ लोगों के घर भी उसमें जल गए थे, बाकायदा हमने न्यूज़ में देखा था। सपोज उनमें से कोई एक प्लेंटिफ था,
ठीक है, और उसको 7 दिन का टाइम मिला था, या फिर मैक्सिमम 30 डेज अंडर सेक्शन 148 कोर्ट ने उसको 30 डेज टाइम दे दिया। बट सारे डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरीथिंग वॉज लॉस्ट ड्यू टू दैट वायलेंस। उसके घर में आग लग गई, लोगों की मार्कशीट, सारे रिकॉर्ड, सब कुछ खत्म हो चुके थे। वो प्लेंटिव भी उसी सिचुएशन में था। क्या ये रीजनेबल कॉज नहीं है? क्या कोई ऐसा भी प्रोविजन है सीपीसी में कि ये पीरियड 30 डेज से ज़्यादा भी कोर्ट एक्सटेंड कर सके? तो इस पर एक बहुत ही अच्छा सीपीसी में केस है, सेलिम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ द लीडिंग केस। और अगर आपने इस केस को, आप सभी लोग इस केस को बारीकी से पढ़िएगा, आपको इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें सीपीसी के बारे में मिलेगी। व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर। आपको एक जज बनने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सीपीसी के हर सेक्शन का क्या ऑब्जेक्ट है। हर सेक्शन तो वो उस केस में नहीं है, बट आपको स्पिरिट जरूर उस के जजमेंट को पढ़ के आपको पता चलेगा। इसमें 148 को भी डील किया था। इस केस में बोला था कि प्रोसीजर इज नॉट द मिस्ट्रेस। एक लाइन बहुत अच्छी बोली है, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, इट इज नॉट इट्स मिस्ट्रेस। प्रोसीजर इज टू प्रमोट जस्टिस। जो भी प्रोसीजर, जो भी टेक्निकलिटीज है सीपीसी में, रूल्स में या डिफरेंट सेक्शंस में, जो 30 डेज का पीरियड भी 148 में है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ग्रांटिंग दैट एक्सटेंशन? Court shall always examine the basic purpose of that particular section। कि किसी भी सेक्शन को कोर्ट को हमेशा एग्जामिन करना चाहिए कि इस सेक्शन का, इस रूल का अल्टीमेट पर्पस क्या है। एंड कोर्ट शैल ऑलवेज अप्लाई दैट पर्टिकुलर प्रोविजन इन द लाइट और विजन दैट व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। द प्रोसीजर इज मेड to promote justice, to ensure justice. The technicalities are not to defeat the justice. The procedure is there to ensure transparency, to provide equal opportunity to both the parties, and to prevent the end of justice from being defeated. हमेशा हमें ये ध्यान रखना है। तो हम इसमें 148 में, आप ये मेंस में लिख के आइए कि इन एनी रीजनेबल और एक्सेप्शनल सिचुएशन इवन कोर्ट में एक्सटेंड द पीरियड बियॉन्ड 30 डेज। इट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में पास एनी ऑर्डर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। कोर्ट में पास एनी ऑर्डर। तो आप इस तरीके से इसको देखिए। क्लॉज सी आता है उसके बाद, इफ सूट इज प्रॉपरली वैल्यूएटेड, सूट प्रॉपरली वैल्यू किया गया था, बट जो स्टैम्प फी लगनी चाहिए थी, भाई जितनी स्टैम्प ड्यूटी उस सूट में लगनी चाहिए थी, उतनी स्टैम्प ड्यूटी, उतनी आपने कोर्ट फी नहीं लगाई है, या तो पूरी नहीं लगाई है या तो कुछ बची है, देन ऑल्सो योर प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। अब इसमें फिर ऑलवेज रीड क्लॉज सी विद सेक्शन 149 ऑफ द सीपीसी। सेक्शन 149 कहता है कि कोर्ट को उन सिचुएशन की बात करता है जहां पर इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फी, कोर्ट में अलाउ आइदर पार्टी टू डिपॉजिट कोर्ट फी लेटर स्टेज। 149 की एप्लीकेशन कैन बी मेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। किसी भी स्टेज में ये एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। तो अगर कोर्ट फी पूरी नहीं है तो जनरली सूट आपका रिजेक्ट हो जाना चाहिए, बट स्टिल इफ देयर इज एनी रीजनेबल ग्राउंड, क्योंकि अब आप क्लॉज बी एंड क्लॉज सी को हमेशा इसके प्रोविजो के साथ पढ़ेंगे। इफ देयर इज एनी रीजनेबल ग्राउंड एंड इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट व्हाट वाज दैट एक्सेप्शनल सिचुएशन, क्या वो ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस थी जिसकी वजह से आप कोर्ट फी उस टाइम नहीं लगा पाए पूरी। एंड क्या मैं ये ऑर्डर 149 में अगर ऑर्डर कोर्ट पास कर दे
149 में जो ऑर्डर है कि भाई डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फी में कोर्ट को पावर है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन, वहां भी प्लेंटिफ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं करेगा। कोर्ट विल ऑलवेज एग्जामिन द रीजनेबल सर्कमस्टांसेस, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ये अधिकार देती है कि आप ठीक है, आप बाद में कोर्ट फी लगा दीजिए। तो प्रोविजो इसका कहता है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोर्ट को लगनी चाहिए, कोर्ट विल रिकॉर्ड ऑल दो सर्कमस्टांसेस एंड कोर्ट को साथ में लगे कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन इफ आई ग्रांट और एक्सटेंड पीरियड। अगर मैं परमिशन दे दूं प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को, इस सिचुएशन में तो प्लेंटिफ को देगा क्योंकि अदरवाइज उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मैं प्लेंटिफ को टाइम दे दूं कि ठीक है आप बाद में कोर्ट फी सबमिट कर दीजिएगा, तो क्या इम्प्लीकेशन होगा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा। वेदर माई ऑर्डर विल प्रमोट जस्टिस और अदरवाइज डिफीट जस्टिस, सो कोर्ट विल अकॉर्डिंगली पास द जजमेंट। अगर इसके बावजूद भी प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हुई, करेक्शन नहीं हुआ, कोर्ट फी स्टैम्प फी प्रॉपर नहीं लगाई, देन कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेंट। अब सेलेम एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में फिर अगेन कहा कि कोर्ट को जब भी शैल टर्म है सीपीसी में, कोर्ट को बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए शैल का, और अकॉर्डिंगली कोर्ट को फिर जजमेंट पास करना चाहिए। आप एक बार सेलेम एडवोकेट के केस को जरूर पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि आप मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम सीपीसी में कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरे मिनिमम मार्क्स सीपीसी में प्रोसीजरल में 115 रहे हैं आज तक, उससे कम मेरा आज तक नहीं आया। वो केवल रीजन ये है कि मेंस में कोरिलेशन आप कितना अच्छा करते हो, केस लॉज भी डालने का तरीका, ये नहीं आपने कहीं भी केस डाल दिया, आप अपनी बात कह रहे हैं, उस बात को आप जस्टिफाई कराइए कि जो आप कॉपी में लिख रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। ठीक है, तो 148 149 को लिखिए शैल का, क्योंकि आप लिबरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अदरवाइज तो शैल रिजेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर रिजेक्ट कर देना चाहिए। बट कोर्ट ने क्या बोला इस केस में कि जो प्रोसीजर की टेक्निकलिटीज हैं, दे आर टू प्रमोट जस्टिस, दे आर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, दे आर नॉट टू डिफीट द जस्टिस। तो हमें इसको ध्यान में रख के, इस नोवल आइडिया और विजन को ध्यान में रखकर इंटरप्रिटेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे आइए डी, इफ द प्लेंट इज बार्ड बाय द, इफ द सूट इज बार्ड बाय द लॉ। अगर ये प्लेंट में मैनिफेस्ट है, प्राइमा फेसाई अगर कोर्ट को दिखता है कि दैट सूट इज बार्ड बाय लॉ, अगर इस सूट पर बार लगी है या तो सीपीसी में या कहीं और, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी सूट डिसाइड हो जाता है बिटवीन द सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो रेस जुडिकाटा का बार लगता है। एक बार मैटर डिसाइड हो गया, दोबारा डिसाइड नहीं होगा। अगर वो उसमें आता है, सेक्शन 11 की बार में आता है, तो दैट प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। ऑर्डर 2 रूल 2 की बार में आता है, प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। ऑर्डर 2 रूल 3 की बार में आता है, प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। सेक्शन 21A की बार में आता है, प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। सेक्शन 21A कहता है कि भाई अगर किसी भी जजमेंट डेटर को ऐसा लगता है दैट डिक्री और जजमेंट हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं था, सो दैट डिक्री मस्ट बी सेट असाइड। तो डिक्री को सेट असाइड करने के लिए आप अपील में जा सकते हैं, आप रिविजनल कोर्ट में जा सकते हैं। देयर इज नो नीड टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग असाइडिंग अ डिक्री। तो अगर ऐसा सूट है देन इट इज बार्ड बाय सेक्शन 21A। अबेटमेंट ऑर्डर 22, इसी तरीके से कंसेंट डिक्री, कॉम्प्रोमाइज डिक्री, बहुत सारी बार हैं। अगर किसी भी बार में लगता है ये सीपीसी की बार है, देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। ऐसे ही इफ सूट instituted after the expiration of the limitation period prescribed for the institution of suit. लिमिटेशन एक्ट जब आप देखते हैं तो हर सूट को इंस्टीट्यूट करने का एक भाई टाइम है कि ये कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, आप इतने दिनों में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सपोज आपका लिमिटेशन पीरियड इज 3 ईयर और आपने सूट इंस्टीट्यूट किया 5वीं साल में, देन
इट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट एंड प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। बट कोर्ट को कैसे पता चलेगा? इफ द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी, कौन रेज करेगा? डिफेंडेंट will raise the objection that plaint shall be rejected because it is barred. Then burden of proof will lie upon the defendant. He has to prove before the court that such bar must be manifest in the proceeding. क्योंकि अगर आपने इस बार पर प्रूव डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस जैसे ही कोर्ट ने लेना स्टार्ट कर दिया, विटनेसेस को बुलाना कर दिया, इट विल कम अंडर रेस जुडिकाटा, और रेस जुडिकाटा हो जाएगा। देन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होने के बावजूद भी वो प्लेंटिव दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा दैट बार मस्ट बी मैनिफेस्ट इन द प्लेडिंग बिकॉज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कैन ओनली बी ऑन द टेक्निकल ग्राउंड। उस पर कोर्ट हियरिंग नहीं करती है। अगर हियरिंग करने लगेगी तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में प्लेंटिव कैन इंस्टीट्यूट अ सब्सिक्वेंट सूट, और उसको दोबारा से कोर्ट फी देनी पड़ती है और सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है क्योंकि वो मेरिट पर डिसाइड नहीं होता है। अगला है कि प्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन डुप्लीकेट। रीड विद ऑर्डर सेक्शन 26, आप इसको सेक्शन 26 ऑर्डर 4 रूल 1 और रूल 2 के साथ पढ़िए कि प्लेंट कैसे इंस्टीट्यूट होती है। प्लेंट इंस्टीट्यूट होती है प्रॉपरली, आपने उसको ड्यूली इंस्टीट्यूट किया हो, डुप्लीकेट कॉपी उसकी लगाई हो। अगर ऐसा नहीं है देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। भले से आपको राइट है, आप दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तो प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो ऑर्डर 4 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इसके बाद आपका क्लॉज आई थिंक एफ है। क्लॉज एफ बहुत ही अच्छा क्लॉज है। ये कहता है इफ इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9 प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर 7 रूल 9 क्या कहता है। ऑर्डर 7 रूल 9 कहता है कि जब भी प्लेंटिव प्लेंट इंस्टीट्यूट करेगा ना, उसको जितने भी डिफेंडेंट होंगे, सपोज आपने 4 लोगों के अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया है, आपको 4, एक तो आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट की है, जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतने डिफेंडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे 4 डिफेंडेंट है तो 4 प्लेन पेपर पर उस प्लेंट को ड्राफ्ट करके ओरिजिनल प्लेंट के साथ में लगाना होगा। ठीक। दूसरा ये कहता है कि जो सम्मन जाएंगे ना डिफेंडेंट को, भाई जो सम्मन जाते हैं उसका जो चार्ज होता है वो प्लेंटिव से ही लिया जाता है। आप ऑर्डर 5 में देखिएगा, प्रोविजो में है कि सम्मन का चार्ज प्लेंटिव से लिया जाता है। तो जब सम्मन का चार्ज प्लेंटिव से लिया जाएगा तो वहां पर रूल 9 में है, अगर आपने पेपर नहीं लगाए हैं, प्लेन पेपर, जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपी नहीं लगाई, और आपने अगर जो कोर्ट फी लगती है, ठीक है, वो अगर आपने नहीं लगाई है, प्रोसेस फी जिसको बोलते हैं, वो अगर आपने नहीं लगाई है, देन अगेन योर प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। तो ये है कि इन ग्राउंड्स पर प्लेंट रिजेक्ट होता है। आपको अपने मेंस में इसको कैसे अलग करना है ये मैंने बताया। कॉज ऑफ एक्शन ये भी आपकी प्लेंट में स्पेसिफिकली होना चाहिए। वैल्यूएशन पे आप कैसे 148 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया 149 क्लॉज सी के साथ में सैलम एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे कोर्ट टाइम एक्सटेंड करेगी, क्या जो भी टाइम मेंशन्ड है उसके भी आगे एक्सटेंड कर सकती है। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, कोर्ट विल रिकॉर्ड दो सर्कमस्टांसेस एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ जस्टिस टू इंश्योर जस्टिस कोर्ट में पास ऑर्डर। तो ये हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जब भी होती है, ध्यान रखिएगा, ये मेरिट पर कभी नहीं होती है। प्लेंट हमेशा टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट होती है। इसका मतलब कोर्ट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड वाला जो एलिमेंट है ना, वो इसमें नहीं लगता। दैट प्लेंट इज नॉट रिजेक्टेड आफ्टर द एडजुडिकेशन rather than court reject the plaint only on the technical ground, so plaintiff is entitled to institute a suit again. plaintiff दोबारा से उसी cause of action पर suit institute कर सकता है, बस उसको कोर्ट फी दोबारा देनी होती है। थैंक यू सो मच।